हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज का सेशन कक्षा 12th विषय इतिहास अध्याय नंबर 2 राजा और किसान, जो आपके इस पार्ट के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, आपके बोर्ड के 2 एग्जाम संपन्न हो चुके हैं, अच्छी व्यवस्था के साथ पूर्ण हुए। और इसमें हमने ये देखा कि बोर्ड परीक्षा में लगातार शेखावटी मिशन से 80 से 90% तक के सवाल आ रहे हैं। तो इनको अपन को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के अंदर अपना क्या रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्थान रखते हैं। तो विशेषज्ञों द्वारा बनाए गए शेखावटी मिशन 100 को मैं संपूर्ण आपके साथ हल करवाने वाला हूँ। मित्रों, 10 पार्टों का एक एक पार्ट के साथ 2 दिनों में आपको संपूर्ण तरीके से क्या करवाने वाला हूँ, याद कराने वाला हूँ। मात्र वीडियो नहीं डाल रहा हूँ मित्रों, आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से आपको याद होंगे सवाल, और पहले भी करवाया था, वह भी आपने बोर्ड एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो मित्रों, बिना समय गंवाए सेशन की शुरुआत करता हूं। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कीजिए। मित्रों, आपको 12th का साथ मैं नहीं दे रहा हूँ। 12 से लेकर के आपकी BSTC की डिग्री हो चाहे PTT की डिग्री हो, समय समय पर हर एक ऑथेंटिक जानकारी आपको उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो मित्रों, चलते हैं बिना समय गंवाए, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है मित्रों, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने वाला था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने वाला था जेम्स प्रिंसेप। कौन था मित्रों? जेम्स प्रिंसेप। दूसरा प्रश्न है मित्रों, बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? तो उसका राइट आंसर है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और मेरा आपसे ये सवाल है, ऐसा कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 ग्रंथों जो महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? और ऐसा कौन सा जैन धर्म ग्रंथ है जिनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? दोनों के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो प्रश्न मेरे से वापस पूछिए, मैं आपको अगली क्लास में निश्चित रूप से इसका उत्तर बताने वाला हूँ। मित्रों, तीसरा प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा और लिपि है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, जो भी प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है उनकी दोस्तों भाषा है ब्राह्मी, और ब्राह्मी लिपि है दोस्तों, और प्राकृतिक भाषा है। ये उल्टा लिखा है तो आप इन ऑप्शन में इसको आसानी से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों, इसमें थोड़ी सी मैं आपको ये भी बता दें दोस्तों, यहाँ पर पहले भाषा है। बड़े एग्जाम के अंदर ऐसा कभी हो जाता है, पहला यहाँ पर भाषा लिखा है फिर लिपि लिखा है। तो पहले यहाँ प्राकृतिक आना चाहिए, उसके बाद ब्राह्मी आना चाहिए। तो आपको भी अगर ऐसा नहीं होगा छोटे एग्जामों के अंदर, लेकिन बड़े एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये ऐसा होता है तो उसको गलत माना जाता है। दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे भाषा ये गलत है इसमें, ठीक है ना। पहले लिपि दे दी है, उसके बाद भाषा दी है, और प्रश्न के अंदर पहले भाषा है और बाद में लिपि है। तो इसको दोस्तों आप अच्छी तरीके से थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है, अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? तो आप सभी को पता ही है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। चाणक्य महाराज थे, हो अर्थशास्त्र के क्या थे? रचयिता थे। नेक्स्ट है हमारा पांचवा प्रश्न, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो उसका नाम था मगध है, वो सबसे शक्तिशाली क्या था? महाजनपद था। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। छठा प्रश्न क्या है? मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर है मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगाह। कहाँ थी मित्रों? राजगाह थी। नेक्स्ट हमारा सातवां प्रश्न है, मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका मित्रों नाम है, मौर्य साम्राज्य शासकों की जो राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम है पटना, जो किस भारत के बिहार राज्य के अंदर स्थित है। किस राज्य के अंदर? बिहार राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा आठवां प्रश्न है, कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे? तो उसका राइट आंसर है कुषाण शासक है, जो अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। किस पुत्र की मित्रों? देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। नेक्स्ट है नवा प्रश्न, अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं अभिलेख शास्त्र। क्या कहते हैं मित्रों? अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है मित्रों, मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था।
मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र कौन सा था, जिसका नाम है तक्षशिला। क्या नाम है मित्रों, तक्षशिला। नेक्स्ट 11 प्रश्न है, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। तो आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है, मनुस्मृति है। कौन सा है मित्रों, मनुस्मृति है। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, चांदी और तांबे से बने प्राचीनतम सिक्के हैं। चांदी और तांबे से बने प्राचीनतम सिक्के हैं जिनको क्या कहते हैं, आद कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, चांदी तथा तांबे से बने प्राचीनतम सिक्कों को आद कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा 13वां प्रश्न है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए। तो इसका राइट आंसर है कुषाण शासकों ने जारी किए। किसने किए मित्रों, कुषाण शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा 14वां प्रश्न है, किस शासक के लिए देवानांपिय उपाधि का प्रयोग हुआ है। ये भी प्रश्न दोस्तों देवानांपिय और देवानांपिय प्रियदर्शी है, जो ये किसके लिए होता है, अशोक के लिए होता है। नेक्स्ट 15वां है, कलिंग विजय किस शासक ने की। कलिंग पर विजय किस शासक ने की, तो आप सभी को है अशोक ने की। कब की, 361 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 16वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य मगध की राजधानी बताइए। तो मौर्य साम्राज्य मगध की राजधानी बताना है तो क्या कहाँ थी मित्रों, पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान में उसका नाम पटना है और राज्य भारत के बिहार राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा 17वां प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है ना। सॉरी मैंने वहाँ पर 361 ईस्वी बोला है, लेकिन कलिंग का युद्ध 361 ईसा पूर्व के अंदर होता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा देख लेना, सॉरी गलती से मैंने बोल दिया है। मित्रों अगला 18वां प्रश्न है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को कहते थे क्या मित्रों, जातक कथाएं कहते थे। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को क्या कहते हैं, जातक कथाएं कहते हैं। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न, हर्षचरित की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है मित्रों, हर्षचरित की रचना किसने की थी, तो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। हर्षचरित की रचना किसने की, बाणभट्ट ने की थी। नेक्स्ट है मित्रों 20वां प्रश्न, उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहते हैं। उत्पादकों और व्यापारियों को संघ को मित्रों श्रेणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा 21वां प्रश्न है, ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि क्या कहलाती थी। ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि क्या कहलाती थी, तो अग्रहार कहलाती थी। क्या कहलाती थी मित्रों, अग्रहार कहलाती थी। ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली कर मुक्त भूमि क्या कहलाती थी, अग्रहार कहलाती थी। नेक्स्ट हमारा मित्रों 22वां प्रश्न है, कौन से ग्रंथ में ये बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार दुखी रहती है। कौन से ग्रंथ में ये बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार दुखी रहती है। तो इसका मित्रों राइट आंसर है ए दोस्तों, गद्यतिंदु जातक नामक ग्रंथ में ये बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा है वो किस प्रकार दुखी रहती है। नेक्स्ट हमारा 23वां प्रश्न है, ऐसा राज्य जहाँ कई लोगों का समूह शासन करता था तथा इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, वह किस नाम से प्रसिद्ध थे। तो इसका नाम था गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध थे। किसके नाम से, गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न, पत्थर धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सत्य पर खुदे ऐसे स्रोत साक्ष्य जो उन लोगों की उपलब्धियों, क्रियाकलाप और विचारों के बारे में जानकारी देते हैं, उन्हें बनवाने हैं वाले क्या कहलाते थे। तो उनका नाम था अभिलेख। उन्हें क्या कहते थे, अभिलेख कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 25वां प्रश्न, एक ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन लोग कुल या जनजाति अपना पाव रखता है अथवा बस जाता है कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है दोस्तों, जनपद कहलाता है। क्या कहलाता है, जनपद कहलाता है। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न, शासन का एक ऐसा रूप जिसमें सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है कहलाता है। तो उसका नाम है समूह शासन या ओलिगार्की शासन कहलाता है। क्या कहलाता है, ओलिगार्की शासन या समूह शासन कहलाता है। नेक्स्ट है मित्रों 27 प्रश्न, जातक कथाओं की भाषा क्या है। तो जातक कथाओं की भाषा क्या है मित्रों, पाली है, क्योंकि जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से जो वो उनकी प्रमुख भाषा पाली ही थी, ठीक है ना। तो मित्रों इसको आप अच्छी तरीके से याद कीजिए। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 28वें प्रश्न की, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है मित्रों, आपको मुद्रा शास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है, मुद्रा शास्त्र कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा 29वां प्रश्न,
जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि को कब पढ़ा? तो इसका राइट आंसर है मित्रों ब 1833 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि को कब पढ़ा था? तो 1833 ईस्वी के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारा मित्रों अगला प्रश्न है लघुत्रात्मक प्रश्न। अशोक के अभिलेख किन भाषाओं और लिपियों में लिखे गए? तो अशोक के अभिलेख भाषा प्राकृत है और अधिकांश अभिलेख अरामेइक वह यूनानी यानी पश्चिमोत्तर से प्राप्त है। लिपि ब्राह्मी लिपि है और अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि के अंदर लिखे गए हैं। खरोष्टी लिपि में पश्चिमोत्तर से प्राप्त अभिलेख मिलते हैं अशोक के, और अरामेइक और यूनानी लिपि अफगानिस्तान, ठीक है ना। तो ये अशोक के अभिलेख है और इन भाषाओं में है, और जिनके अधिकांश अभिलेख है मित्रों वो ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषाओं में मिलते हैं। मित्रों मैं सुबह से कोई कार्य में बिजी था और आज थोड़ी ऊर्जा भी खत्म हो चुकी है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपके साथ दम सम करके तैयार हूँ, मेहनत कर रहा हूँ मित्रों। अगला हमारा प्रश्न है मित्रों मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है मित्रों चंद्रगुप्त के दरबारी विद्वान वह यूनानी राजदूत मेगस्थनीज की पुस्तिका इंडिका, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य व चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेख और जैन बौद्ध ग्रंथ और पौराणिक ग्रंथ है और मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत है। मित्रों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, स्टार लग चुका है प्रश्न पर, और सीधा प्रश्न है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। चंद्रगुप्त के दरबारी विद्वान यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज, उन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था इंडिका, और चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य था जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, ठीक है। अशोक के अभिलेखों से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, और जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ और पौराणिक जो ग्रंथ है उनसे भी क्या मिलती है मित्रों आपके मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्रों का उल्लेख कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, पहला था पाटलिपुत्र राजधानी थी, और 4 प्रांतीय केंद्र थे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और शूर्णगिरी है, ये मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, ठीक है ना। उसके बाद मित्रों प्रयाग परिस्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्रयाग परिस्थिति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अन्य नाम है दोस्तों इसका इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, रचयिता हरिशैन, गुप्त शासक समुद्र के राजकवि थे, और भाषा इसकी संस्कृत है। प्रयाग परिस्थिति में हमें समुद्रगुप्त के जीवन विजयों, व्यक्तित्व गुणों और तत्कालीन राजनीतिक दशा आदि के बारे में जानकारी मिलती है। मित्रों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। प्रयाग परिस्थिति दोस्तों इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग परिस्थिति इसका अन्य नाम है। रचयिता हरिशैन है जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त के राजकवि रह चुके हैं, और इसकी भाषा संस्कृत है। और जो प्रयाग परिस्थिति है इससे हमें दोस्तों क्या जानकारी मिलती है, इसे हमें समुद्रगुप्त के जीवन विजयों, व्यक्तिगत गुणों, तत्कालीन राजनीतिक दशों आदि के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि अभिलेखों से प्रभावित गुप्त की भूमि, अभिलेखों से प्रभावित मित्रों गुप्त के भूमिदान किए जाने के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो इसका मित्रों राइट आंसर है प्रभावती गुप्त है दोस्तों। अभिलेखों से प्रभावती गुप्त के भूमिदान किए जाने के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो इसका मित्रों राइट आंसर है प्रभावती गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय लगभग 375 से 415 ईस्वी की पुत्री थी। तो संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं की भूमि जैसे संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, परंतु एक अभिलेख से प्राप्त होता है कि प्रभावती गुप्त भूमि की स्वामिनी थी और उसने भूमिदान भी किया था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा मित्रों छठा प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के इतिहास पर प्रकाश डालिए। तो मित्रों इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र का विकास पाटलीग्राम नामक एक गांव में हुआ था। 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगीर से हटाकर इस बस्ती में लाने का निर्णय किया और इसका नाम पाटलिपुत्र रखा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। कालांतर में इसका महत्व कम हो गया, जबकि 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया और उसने ये नगर खंडर में परिवर्तित मिला। तो ये मित्रों इसका इतिहास था, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न हर्षचरित पर टिप्पणी लिखिए। तो हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। तो हर्षचरित किसने लिखी थी? हर्षवर्धन ने लिखी थी। किस भाषा में है मित्रों? संस्कृत भाषा में है। इसके लेखक बाणभट्ट है, लगभग 7वीं शताब्दी से हर्षवर्धन के राजकीय कवि भी रह चुके हैं। तो मित्रों ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपज बढ़ाने के तरीकों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है लोहे के फाल वाले हलों का प्रचलन करना, गंगा घाटी में धान की रोपाई, सिंचाई के लिए कुओं, तालाबों और नहरों का निर्माण, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मित्रों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो मित्रों
आज मुझे लग रहा है कि आपका ये प्रश्न मैं भी करवा दूँ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न है मित्रों, अभिलेख आज भी इतिहास की जानकारी में महत्वपूर्ण साधन है, स्पष्ट कीजिए। और इसका आत्मा में है, वर्तमान इतिहास लेखन में अभिलेखों की उपादेयता सिद्ध कीजिए। मित्रों इस जो आपका प्रश्न है इस पर क्या लग चुका है, स्टार लग चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, अच्छी तरीके से पढ़ करके जाएं। तो मित्रों इसका राइट आंसर है, अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलापों तथा विचारों का उल्लेख मिलता है जो उन्हें बनवाते हैं। दूसरा, इनमें राजाओं के क्रियाकलापों तथा महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण होता है। तीसरा है, अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि की खुदी होती है और जिनके राजाओं के शासनकाल, उनके नाम और प्रमुख कार्यों और धार्मिक विश्वासों की भी जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरणतः भारत में सम्राट अशोक के अभिलेख वृहत स्तर पर प्राप्त हुए हैं जो मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत है। तो ये मित्रों अच्छा प्रश्न है, इसको आप एग्जाम के अंदर पढ़ करके जरूर जाएं। नेक्स्ट है हमारा, मगध के शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय के प्रमुख कारण क्या है। ये भी दोस्तों प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है, मगध क्षेत्र में खेती की उपज बहुत अच्छी होने के कारण मगध शक्तिशाली महाजन पद के रूप में उभरा। और उसके बाद दूसरा है मित्रों, मगध क्षेत्र में लोहे की खदानें भी सरलता से उपलब्ध थी, अतः लोहे की कृषि उपकरण हथियार बनाना आसान होता था। ये भी कारण दोस्तों मगध को शक्तिशाली उभरने का कारण बना। तीसरा है मित्रों, मगध के जंगलों में बड़ी संख्या में हाथी उपलब्ध थे और ये हाथी मगध राज्य की सेना के लिए एक महत्वपूर्ण अंग थे। ठीक है। चौथा है, गंगा और इसकी उपनदियां से आवागमन सस्ता और सुलभ होता था। मित्रों गंगा और उनकी जो उपनदियां थी उनसे दोस्तों क्या है, इनका आवागमन है वो बिल्कुल सस्ता हो जाता था। मित्रा नेक्स्ट है हमारा पांचवा है, बिंबिसार अज्ञातशत्रु की नीतियां मगध के विकास के लिए उत्तरदायी थी। बिंबिसार और अज्ञातशत्रु की नीतियां मगध के विकास के लिए उत्तरदायी थी। तो ये 5 महत्वपूर्ण कारण है मगध की शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उदय होने के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न, हरिश्चंद्र द्वारा पर्याप्त परिस्थिति में समुद्रगुप्त की चारित्रिक विशेषता का किस प्रकार वर्णन किया गया। और उसका अथवा में है, समुद्रगुप्त एक बहुआयामी प्रतिभा से युक्त मान शासक था, उक्त कथन की व्याख्या करो। तो ये भी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। जितने भी इस पार्ट में आपके प्रश्न आए हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न दोस्तों कमजोर लायक नहीं है, सभी प्रश्न अच्छे हैं। तो नेक्स्ट इसका राइट आंसर है, जो पर्याप्त परिस्थिति में हरिश्चंद्र ने समुद्रगुप्त के लिए लिखा है कि धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राज्यों में उसके यश को मिटा दिया। वे परमात्मा पुरुष हैं, साधु की समृद्धि और असाधु यानी बुरे के विनाश का कारण है। वह करुणा से भरे हुए हैं, उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, वीरणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वह देवताओं के कुबेर यानी धन देव, वरुण यानी समुद्र देव, इंद्र यानी वर्षा देवता और यम यानी मृत्यु देव के तुल्य है। तो ये मित्रों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा ये प्रश्न है, शक शासक रुद्रदामन के अभिलेखों में सुदर्शन झेल के बारे में आप क्या विवरण दिया गया है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। ये प्रश्न मित्रों एग्जाम के अंदर आ चुका है, पहले भी एग्जाम के अंदर कई बार ये बोर्ड के अंदर आ चुका प्रश्न है, तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए। शक शासक रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया, जिसमें सुदर्शन झील के बारे में वर्णन किया। जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया, परंतु ये एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। और तत्कालीन राजा यानी शासक रुद्रदामन ने अपनी इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया गया था। तो मित्रों ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा 5वां प्रश्न, अशोक दमू की जन कल्याणकारी अवधारणाओं को समझिए। तो मित्रों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक ने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों और आदर्शों को संहिता प्रस्तुत की उसे धम्म कहलाए और अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। अशोक के धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण है और सार्वभौमिक थे। बहुत ही साधारण थे और कैसे थे, सार्वभौमिक अर्थात सभी के लिए उपलब्ध थे। तो पहला है इसके अंदर बड़ों के प्रति आदर। अशोक के धम्म के सिद्धांत क्या है, बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 6वां प्रश्न मित्रों, अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है, विवेचना कीजिए। तो पहला है मित्रों तकनीकी सीमा, यानी कभी कभी इनकी तकनीकी सीमा होती है, अक्षरों को हल्के रंग में उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल होता है। दूसरा है अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। तीसरा है अभिलेखों के शब्दों में वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता है, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या
समय से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है 5वां मित्रों, यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप में महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया हो। अतः राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से ही नहीं मिलता है। 5वां अभिलेख हमेशा केवल उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें लिख पाते थे, और इस कारण अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट है मित्रों हमारे ये क्या है, महाजनपद और राजधानियाँ हैं, तो इसको आप अच्छी तरीके से कर लेना मिलान, ठीक है। तो आपको ये सेशन मित्रों कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसके ज्वाइन भी जरूर कीजिए। उसमें मित्रों मैं इतिहास विषय के उत्कर्ष के 3 मॉडल पेपर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो डाल दूंगा, और इसके अलावा शेखावटी मिशन भी डाल दूंगा। तो आपको ये रिवीजन हो जाएगा इन 2 दिनों के अंदर, और सारा जो शेखावटी मिशन है वह भी मैं हल करवा दूंगा। तो मित्रों ये क्लास आपको लिए अति महत्वपूर्ण होगी, इसको पूरा देखिए और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।